सो हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एमआर सर के ये नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले समझो होता क्या है। इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दो। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल होंगे, क्यू क्यू ही होंगे, लेकिन अगर एक प्लस है तो एक माइनस होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, दो की एक छोटी दूरी जिसको आर बोल रहे हैं उससे अलग अलग हुए हुए हैं। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज क्यूएल डायरेक्टेड अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए क्या होता है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, क्यू एंड माइनस क्यू, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर होगी। इस सिस्टम को, इस सेटअप को डाइपोल बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। एक टर्म डिफाइन की जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? डाइपोल के पास कितना चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। Q इंटू एल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू एल। डायरेक्शन किधर की तरफ से किधर की तरफ होती है? भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी ना, डायरेक्शन तो शो करिए। माइनस क्यू से प्लस क्यू इसकी डायरेक्शन होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट सोचो क्या होनी चाहिए। ये चार्ज है, ये लेंथ है, कुलम इंटू मीटर होनी चाहिए। हाँ, तो कुलम इंटू मीटर इनकी यूनिट होती है। अब आइडियल डाइपोल के लिए आर जो होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। मैंने क्या बोला? ये एक डाइपोल है, ये इधर प्लस क्यू रखा हुआ है, ये एक डाइपोल है। हाँ, तो आइडियल जो डाइपोल होगा उसके लिए जो आर की वैल्यू होगी वो बहुत 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 छोटी होगी। इतने पॉइंट्स को याद करिए। डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद एक क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में चर्चा हुई, उसकी यूनिट्स देखी, और एक पॉइंट हमने याद किया कि आइडियल डाइपोल के लिए जो आर होता है, जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है आर, वो बहुत बहुत छोटी होती है। मैंने ये बताया है, इसका भी आगे इस्तेमाल होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एक कॉर्नर पर क्यू रखा हुआ है चार्ज, एक पर रखा हुआ है प्लस क्यू, एक पर प्लस क्यू, और ऊपर की तरफ रखा हुआ है माइनस टू क्यू। हमसे बोला इस पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता दो। मैंने कहा यार ये तो कहीं से मुझे डाइपोल नजर नहीं आ रहा। इधर माइनस टू क्यू रखा हुआ है, इधर क्यू रखा हुआ है, इधर क्यू रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वो होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने की कोशिश भी करूंगा तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहाँ है? यहाँ माइनस टू क्यू है, यहाँ पर क्यू है। अरे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसे, माइनस क्यू और माइनस क्यू। हाँ, लिख सकता हूँ माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू, टू क्यू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक जोड़ा बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है। हाँ, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक डाइपोल बन गया, इनके बीच की डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इस डाइपोल में जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा? P इज इक्वल्स टू क्यू ए, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ कितना होगा? P इज इक्वल्स टू क्यू ए, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। एक इधर है, एक इधर है, दोनों के बीच में एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आ जाएगा, कितना? P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3QA। ठीक है, एक ये सेटअप है। यहां पर प्लस 2Q दे रखा है, इधर माइनस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ। इस ये प्लस 2Q को कैसे लिख सकता हूं? प्लस क्यू और प्लस क्यू। हाँ, लिख सकता हूं। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन रखे हुए तो वो यहीं पर है ना, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की तरफ एक डाइपोल मोमेंट जाएगा, और माइनस क्यू से प्लस क्यू दूसरा डाइपोल मोमेंट जाएगा। एक इधर है डाइपोल मोमेंट, एक इधर है डाइपोल मोमेंट, क्यू ए, दोनों के बीच में ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इधर की तरफ कितना? P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बड़ा Q इंटू ए। ठीक है,
ये एक सर्कल दे रखा है, इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज, इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज, इधर की तरफ माइनस क्यू चार्ज, इधर की तरफ माइनस क्यू चार्ज। सर्कल की जो रेडियस है वो आर दे रखी है। बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता दो। ये एक डाइपोल बनेगा, ये एक डाइपोल बनेगा, इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी। ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल बना, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, दोनों का जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। देखो Q इंटू 2r एक डाइपोल मोमेंट इधर, और इस डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट इधर Q इंटू 2r, और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इधर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कितना आ जाएगा 2√2 Q इंटू r हो जाएगा। सही बात है, हमें समझ में आता जा रहा है, हमें क्वेश्चंस में क्लैरिटी आती जा रही है, और डाइपोल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती जा रही है, या ये कह लीजिए कि बेहतरीन होती जा रही है। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम डाइपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, देखो ये रहा जोड़ा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। ये देखो a ये रहा, a ये रहा, तो ये 2a हो गया ना, हाँ, तो 2a डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा q इंटू 2a। बिल्कुल ठीक है, q इंटू 2a जो है वो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यहां पर ओरिजन है, मान लो a प्लस क्यू से a डिस्टेंस पर यहां पर ओरिजन है, डाइपोल के सेंटर से पे ओरिजन है 0,0। यहां से r डिस्टेंस पर इधर की तरफ मुझसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने बोला इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगा E2, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होता है ना भाई, माइनस क्यू चार्ज है ये अंदर की तरफ होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और इसकी वजह से होगा इवन। अब देखो डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं, फॉर्मूला तो पता है KQ/r² होता है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह की यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, ये यहां से यहां तक r है, ये यहां से यहां तक a है, तो r माइनस a हो जाएगा। हाँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी r माइनस ए। KQ/r² लगा दिया, यहां पर r कितना है, r माइनस ए है, तो E1 कितना आ जाएगा KQ/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और E2 क्या आ जाएगा इधर की तरफ KQ/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब नेट मुझे निकालना है, ये बताओ ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, KQ/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ/r प्लस ए का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालते हैं तो वो आता है KQ इंटू 4RA/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहां से मैं पढ़कर आया हूं कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 2QA जो होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसी एक्सप्रेशन को K इंटू 2QA इंटू 2R, हाँ वही बात बन जाएगी ना, 2 2 4 हो जाएगा, 4KQAR वही बात बन जाएगी। तो ये जो 2QA है इसको मैं P भी तो बोल सकता हूं, हाँ ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से पढ़कर आए, तो ये कितना हो जाएगा KP2R/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर डाइपोल जो है वो आइडियल हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के बीच की वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो ए जो है वो बहुत 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 छोटा होगा आर के कंपैरिजन में, तो ए को नेग्लिजिबल मान लेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ से 2 2 4, अब ये तो ख़त्म हो गया, अब आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा r की पावर 4, और ऊपर एक r है, तो यहाँ से r कटेगा और नीचे क्या बच जाएगा r की पावर 3, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल मोमेंट के टर्म में क्या आ रहा है 2kp/r³, कहाँ पर, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो इस पॉइंट को याद कर लो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है
के क्यू 4RA/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। और आइडियल डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2kp/r³। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल तो बता दिया, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट डाइपोल। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है। कहने का मतलब इसका ये है कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस 2a है तो मान लो यहाँ ये इतनी a होगी, ये इतनी a होगी, इसे मान लिया मैंने ओरिजिन। तो यहां से 90 डिग्री ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो इस डाइपोल की वजह से। मैंने कहा ठीक है बताते हैं। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, बिल्कुल होगा। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, ठीक है। अब एक बात देखो, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस माइनस क्यू की वजह से, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू की वजह से। मैं इसके कंपोनेंट लेता हूं, देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। ई साइन थीटा, एक इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। इसका भी एक कंपोनेंट ई साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा और एक आएगा इधर की तरफ ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कट जाएंगे, कारण यूं कि भाई दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी, ये डिस्टेंस तो सेम है। यहां पर भी तो √a² प्लस r² आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और ये भी a² प्लस r² है। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कट गए, इधर की तरफ आ गया क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ गया, और वो कितना आया 2e cos थीटा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2e cos थीटा। अब e cos थीटा की वैल्यू क्या थी, ये डिस्टेंस क्या है a² प्लस r² ही तो है भाई ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2e cos थीटा है तो 2kq/a² प्लस r² इंटू q, मतलब a/a² प्लस r² की पावर हाफ। तो ई नेट कितना आ गया 2kqa/a² प्लस r² का पावर 3/2। इसको याद कर लीजिए। अब अगर ये डाइपोल जो है, अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, Q2a या फिर 2qa, ये तो डाइपोल मोमेंट है, इट इज अ डाइपोल मोमेंट। तो ये जो है 2qa, इसको मैं डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं, यानी कि P लिख सकता हूं, हाँ। तो ये P हो गया, बच गया K, तो kp/a² प्लस r² का पावर 3/2 भी मैं बोल सकता हूं। ओके, ठीक बात है। अब अगर स्मॉल डाइपोल हुआ, बहुत छोटा डाइपोल हुआ, तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो बहुत 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 छोटा होगा आर से, तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा kp/r³ आ जाएगा। और अब अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, देखो इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, एंटी पैरेलल आ रहा है डाइपोल मोमेंट से। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक तो यह है कि ई नेट कितना आ रहा है 2kqa/a² प्लस r² का पावर 3/2, वहां एक्सिस पर कितना आ रहा था 4kqa/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, और वहां पर स्मॉल डाइपोल के लिए कितना आ रहा था 2kp/r³, और यहां पर कितना आ रहा है -kp/r³। माइनस क्यों लगा है, दिशा बता रहा है, नेट डाइपोल मूवमेंट इधर है तो वो इधर की तरफ आएगा, ये बात ध्यान रखना, एंटी पैरेलल आएगा। ये बातें हमारे दिमाग में सेट हुई, हमारे दिमाग में कंसेप्ट में क्लैरिटी आई, अच्छी बात है। अब ये 2 डाइपोल दे रखे हैं, इसका एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है। बोला कि r डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो इन दोनों डाइपोल की वजह से। मैंने कहा बताता हूं, इस डाइपोल, दिमाग से सोचना, ये डाइपोल, इसके लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन वाले की तरह होगा। देखो ये डाइपोल है, इसके लिए ये एक्सिस की तरह है पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो ना, ये डाइपोल मोमेंट इधर था, यहां पर इस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं, ये डाइपोल रखा हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट P है, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं तो एक्सिस हो गया। और इसके लिए, इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन जैसा है, देखो
90 डिग्री पर ये पॉइंट है, ये 90 डिग्री पर, यहां पर भी तो यही है, ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इससे 90 डिग्री पर यहां पर निकाल रहा हूं बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा 2kp/r³, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल होता है इक्वेटोरियल वाले पर, तो इधर कितना हो जाएगा kp/r³। नेट निकालना है तो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा √5 kp/r³। ये देख लो, ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है 8p और इधर की तरफ दे रखा है p। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2r। नहीं देखो, यहां से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है r, और यहां से जहां जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितना है 2r। इसकी वजह से देखो ये स्मॉल डाइपोल है, देखो अगर मेंशन नहीं कर रखा तो इसका मतलब हम उन्हें स्मॉल डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल ही लेंगे, ए को नेग्लेक्ट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सियल के लिए 2kp/r³ और इक्वेटोरियल के लिए kp/r³। अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सिस के लिए फॉर्मूला पड़ा है 2kp/r³, p कितना है 8p, तो कितना हो जाएगा 2k8p/2r³, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा E1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इसी दिशा में होगा, डाइपोल मोमेंट की तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस एक्सियल वाले केस के अंदर, ठीक है। तो कितना होगा, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो कितना हो जाएगा 2kp/r³। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आया भाई, ये दोनों बराबर हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे ना, इस वाले में से इसको माइनस करोगे तो देखना नेट कितना आएगा, नेट 0 ही निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहां पर आपको दिशा याद रखनी थी, आपको स्मॉल डाइपोल के लिए किस तरीके से फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, वो दोनों चीजें हमने इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर देखी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। कैसे, सवाल पढ़ो, दो चार्जेस हैं, एक है +25 × 10⁻⁻9 कूलम और एक है -25 × 10⁻⁻9 कूलम, यानी कि इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस हैं, एक +25 है तो एक -25 है। आर प्लेस्ड 6 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 6 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो बताओ एट 0.4 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसने बोला इस डाइपोल की वजह से 4 मीटर इधर की तरफ एक्सियल लाइन पर और 4 मीटर ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों का रेशो मुझे बता दो। मैंने कहा ठीक है, मैं जो है आइडियल डाइपोल वाला फॉर्मूला यहां लगाने के लिए गया, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे रोका और उसने ये बताया कि जो आइडियल डाइपोल होता है उसके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो आर से बहुत ज्यादा छोटी होती है, यानी कि जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे जो उन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन मैंने जब यहां पर देखा तो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी थी वो 6 मीटर थी, लेकिन जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 4 मीटर है। इसका मतलब ये आइडियल डाइपोल स्मॉल डाइपोल नहीं है। यहां पर ए को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर फॉर्मूला वही लगेगा 4kqa/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, या फिर 2kqa/r² प्लस a² का पावर 3/2, ठीक है। लगाते हैं एक पॉइंट और, हमने जब डेरिवेशन किया था तो उसके अंदर जो डिस्टेंस थी वो 2a थी, वो 2a लेकर हमने करा था, तो यहां पर 2a दे रखा है कितना 6 मीटर, लेकिन फॉर्मूले के अंदर a आता है तो a निकालना पड़ेगा। ये 2a दे रखा है 6 मीटर, तो ये a कितना हो जाएगा 6/3 करना पड़ेगा, तो नहीं 6/2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, यानी कि a जो है वो 3 मीटर है। तो हम a जो इसके अंदर डालेंगे वो कितना डालेंगे 3 मीटर डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर निकाल दो और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर निकाल दो, फॉर्मूलाज लगाओ, और उसके बाद जब हमने इनका रेशो निकाला तो कितना आ गया 100/49। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल कंसेप्ट था, कंसेप्ट की एप्लीकेशन थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। आइए अब सवाल देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई एक जनरल पॉइंट दे रखा है P, इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट दे रखा है P, इसने बोला, और ये जो पॉइंट है ये किसी थीटा एंगल पर है डाइपोल मोमेंट से, तो मुझे बोल रहा है कि इस पॉइंट पर बता दो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने कहा यार ऐसे तो बात नहीं पड़ेगी, इस डाइपोल मोमेंट को तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा इधर की तरफ p cos थीटा होगा अगर ये थीटा है, और इधर की तरफ होगा p sin थीटा। इस पॉइंट पर p cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसे ट्रीट होगा,
एज अ एक्सियल पॉइंट, ठीक है, और पी साइन थीटा के लिए देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पॉइंट कैसे ट्रीट होगा, एज अ इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ होगा, ठीक है। इसकी वजह से इधर की तरफ इवन कितना हो जाएगा, 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इनका नेट कितना आएगा, नेट जो आएगा वो आएगा अल्फा, किसी अल्फा एंगल पर आएगा, इनका ई नेट आएगा। और ई नेट होगा कितना, ई नेट निकाल लो, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो है आपको याद होना चाहिए। ये भाई याद क्यों होना चाहिए, याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपसे सवाल के अंदर पूछता है कि किसी जनरल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आप आसानी के साथ टिक कर पाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना आया होगा, ये अल्फा एंगल पर आया होगा, किसी अल्फा एंगल पर होगा ना, E1 से, मान लो ये E1 है तो ये अल्फा एंगल पर आया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। एंगल बिटवीन P एंड ई नेट पूछने लगे कोई, बोलने लगे ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ था, नेट डाइपोल मोमेंट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ आया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैं बोलूंगा थीटा तो ये था, और ये भी जो है वो अल्फा और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक बात है। अब कोई पूछने लगे कि अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 10 अल्फा लगा दो ना, ये बेस बन गया, इसे इधर शिफ्ट कर लो, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस लगा दो और सॉल्व कर लो, तो अल्फा कितना आता है हमारा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। इस बात को याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर सवाल आएंगे और ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई किसी जनरल पॉइंट पर होता है, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंगल जो होता है पी नेट डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा के टर्म में tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ये बात याद होनी चाहिए। सवाल देखिए, फाइंड थीटा सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू पी। अगर इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट P दे रखा है तो मुझे वो एंगल बताओ, इस थीटा की वैल्यू बताओ, ताकि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर हो जाए इसके। मैंने कहा ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि थीटा प्लस अल्फा जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यही तो सवाल कह रहा है। ओके, अब एक बात मैं जानता हूं कि tan अल्फा कितना होता है, tan थीटा बाय 2। हाँ ये बात तो हम अभी पढ़कर आए, अल्फा जो tan अल्फा होगा वो कितना होगा, tan थीटा बाय 2 के बराबर होगा। अब tan अल्फा को मैं ये भी तो लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा, क्यों, अल्फा यहां से ये जो अल्फा है मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। हाँ तो tan अल्फा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा बाय 2 के। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये tan थीटा बाय 2 है, दो को इधर ले गया, tan थीटा बाय cot थीटा कर दिया। अब 1 बाय cot थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा, 2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन गया, रूट 2 tan थीटा हो गया, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स रूट 2। इसको भी याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ये भैया हम नीट वाले, हमसे सॉल्व ना होने का हालत खराब हो जाएगी, समझा करो बात को, इसे भी याद कर लो। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इन सबको दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फॉर्मूलाज की भरमार होती है, यही तो मेजर चैप्टर्स हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब कुछ बातें याद करेंगे हम, क्या क्या बातें याद करनी है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का जो रेडियस के साथ फोर्स का रिलेशन, रेडियस के साथ किस तरीके से फोर्स रेडियस पर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के फोर्स। ये बात हम कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज क्या होगा, डाइपोल और पॉइंट चार्ज के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो r³ के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। अब अगर मैंने किसी पर फोर्स निकाल ली है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से उस चार्ज की मल्टीप्लाई कर दूंगा जिस चार्ज पर फोर्स निकाल ली है। हाँ तो डिपेंडेंसी तो r³ ही रही ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r³ ही तो रहा, ठीक बात है। फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय
आर की पावर 4 के। इसको याद कर लीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर डिस्कस होगा। चलिए सवाल देखिए इन पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डाइपोल इज एफ, नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। जैसे ही इसने दो डाइपोल के बीच में फोर्स का जिक्र करा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 4 के। ठीक है, तो इसने क्या करा, रेडियस को जो है वो डबल, जो सॉरी रेडियस बोल दिया भाई, डिस्टेंस है, सॉरी सॉरी सॉरी। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर 4 के। ठीक है, नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम डबल, इन दोनों के जो बीच की दूरी थी उसको दुगना कर दिया। अब जब आपने इसको दुगना कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई, आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दुगना कराए तो 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ जो हो जाएगा, नया फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 आर की पावर 4, ये एफ डैश हो गया, ये तो एफ ही है, तो f बाय 16 हो गया ना सीधा। हाँ, तो 1/16 टाइम हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। अब मज़ेदार चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ने वाली है। क्यों? अब हम बात करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने कहा ये तो बातें चल रही थी, बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, खूब मज़े लिए, लेकिन अब एक काम करो, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो और उसके बाद कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, उसके अंदर डाइपोल को रख दिया। इसका जो एक डाइपोल रखा जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इस प्लस Q पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स लगेगी, QE, और आगे की तरफ लगेगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगती है, उसकी डायरेक्शन में लगती है। तो इस पर आगे की तरफ QE फोर्स लग गई। इस माइनस क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, क्यू ई ही लगेगी, लेकिन पीछे की तरफ लगेगी, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी दिशा में लगती है। तो इधर की तरफ लगेगी क्यू ई, इधर की तरफ लगेगी क्यू ई। मुझसे किसी ने पूछा एफ नेट बताओ, मैंने कहा 0 है। मैंने अब एक काम करा, मैंने कहा ऐसे तो बात बन नहीं रही, एक काम करो, इसको खड़ा करके रखो, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। अब इधर की तरफ क्यू ई फोर्स लगेगी, इधर की तरफ क्यू ई फोर्स लगेगी, तो अब भी तो नेट फोर्स 0 ही हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल। तो नेट फोर्स, एक पॉइंट याद करिए, क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये पॉइंट याद कीजिए, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होती है। कब? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात 100% सत्य है, 100% ट्रू है, इस बात को याद कर लीजिए। सवाल के अंदर बोला कि एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, कितनी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स बता दो, आप फौरन कहेंगे 0। लेकिन इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि यूनिफॉर्म बोला है या नहीं। अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है तो उसके ऊपर कहानी बदल जाएगी। कहानी किस तरीके से बदलेगी वो अब इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है। इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी। अब दोनों भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, तो यानी कि अगर इसका मैं एफ बनाने लगूं तो ये मान लो ये चार्ज था, नहीं, मान लो इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रही है क्यू ई, और इस पर लग रही है इधर की तरफ क्यू ई, और दोनों के बीच में थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो क्यू ई साइन थीटा वाले तो दोनों कट जाएंगे, ऊपर की तरफ बचेगा क्या, 2 क्यू ई कॉस थीटा। फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद कर लीजिए। क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2 क्यू ई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि क्यू ई साइन थीटा और क्यू ई साइन थीटा तो कट गए। ठीक बात है। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोबारा से डाइपोल को रखते हैं और अब टॉर्क के बारे में बात करते हैं। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज पर क्यू ई फोर्स लगेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मुझे टॉर्क देखना है, तो मान लो ये किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ था, इस पॉइंट के अबाउट मुझे घुमाना और ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 2 क्यू ए है, पी जो है वो कितना है, 2 क्यू ए है। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा,
ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस ले ली और एक्स एक्सिस की क्या ले ली, फोर्स ले ली। आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, टॉर्क होता है। तो क्यू ई ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब दिशा किधर की तरफ होगी, इसका देखो डायरेक्शन निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन निकालने का सीधा फंडा ये होता है, पहले की तरफ हाथ करो और दूसरे की तरफ थप्पड़ मारो, उससे जो है क्या पता चल जाता है। और जो हमारा थंब होता है वो दिशा बता देता है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, मतलब डायरेक्शन पता लग जाती है कि किधर की तरफ जो है टॉर्क होगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ टॉर्क होगा, आप एक बार ट्राई करके देखना। इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही होगा, अंदर की तरफ ही, एक बार ट्राई करना। तो दोनों की वजह से अंदर की तरफ है तो एक ही दिशा में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, 2QEA साइन थीटा। अब 2QA तो मैंने बताया क्या है, क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो PE साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो P क्रॉस E भी लिख सकता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट PE साइन थीटा मतलब P क्रॉस E तो हुआ, ठीक बात है। अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन थीटा जीरो होगा, तो इसका मतलब टॉर्क जीरो लगेगा। अगर थीटा 90 हो गया तो क्या होगा, टॉर्क जो है वो कितना लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के एंगल पर। थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाएगा और फोर्स भी जीरो होगा। ओके, तो यानी कि क्या हुआ, अब एक बात यहां से देखो, यहां पर ध्यान दो, एट थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, 0 डिग्री पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन रहा है। हाँ बन रहा है, क्यों, क्योंकि टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो। देखो फोर्स, नेट फोर्स तो हर केस के अंदर जीरो ही रहेगा, यहां पर लिख लेना F इज इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स तो हर केस के अंदर जीरो ही रहेगा, चाहे थीटा 90 डिग्री हो चाहे थीटा 180 डिग्री हो, ये बात तो ध्यान रखना। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनेगा क्या थीटा इज इक्वल्स टू जीरो पर, हाँ, क्योंकि फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। और यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बनता है थीटा इज इक्वल्स टू जीरो पर, उसकी वजह देखो। मान लो कि ये डाइपोल इधर की तरफ ही रखा हुआ था और इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। अब मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर कर इधर की तरफ ले गया, तो टॉर्क वापस इसे उसी जगह पर ले आएगा जहां पर वो पहले रखा हुआ था, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर। अगर मैंने इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया तब भी टॉर्क लगकर इसे वापस अपनी ही जगह पर ले आएगा, घुमा कर ले आएगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो बनता है, क्योंकि फोर्स तो अभी भी जीरो है, टॉर्क तो अभी भी जीरो लग रहा है। 180 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि टॉर्क जो है अगर 180 डिग्री पर लगा हुआ है तो वो वापस इसे जो है, अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, मान लो ऐसे था, इधर की तरफ ई था, इधर की तरफ पी था, इधर की तरफ ई था, इधर की तरफ पी था, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ना यहाँ से, तो ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस करा तो ये वापस इसे 0 डिग्री पर ले आएगा, वापस इसे 180 डिग्री पर नहीं लेकर आएगा, अपनी जगह पर वापस नहीं लेकर आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। आओ अब टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातें करते हैं। देखो टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दोनों, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर पढ़ते हैं, दोनों की जो यूनिट है वो सेम होती है, न्यूटन इंटू मीटर। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर होगी। देखो यहां पर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला भी इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा भाई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहां पर डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो एक साथ आकर मर्ज होते हैं, सबके कंसेप्ट जो हैं 11th के मेनली वो आकर जुड़ते हैं भाई। देखो वर्क एनर्जी एंड पावर यहां पर लग रहा है, पिछले लेक्चर्स के हमने सर्कुलर मोशन को इससे रिलेट कर दिया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहां पर लग गया था, हमने SHM करवाए हैं भाई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो हर तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बातें आपको याद आनी चाहिए और 11th का रिवीजन भी आप साथ के साथ करते रहिए। तो यहां पर इसके अंदर आ रहा है न्यूटन इंटू मीटर और यहां पर भी न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि ये टॉर्क होगा उसके अंदर वेक्टर, जो स्केलर प्रोडक्ट वो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ होगा, यानी कि P क्रॉस E हुआ होगा, PE साइन थीटा आएगा। और ये स्केलर है और हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट एक जानते हैं, हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस P डॉट E, यानी कि माइनस PE
कॉस थीटा होगा। यहाँ पर साइन थीटा क्यों लिया, यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर क्या होगा, फोर्स तो 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। यू मिनिमम होगा, यू मिनिमम मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 0 डिग्री पर 1 होता है, लेकिन -1 होगा ना, माइनस पीई, क्योंकि भाई माइनस आ रहा है ना, तो ये मिनिमम होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर बात बोली थी ना, ये वाली स्टेबल अनस्टेबल वाली, तो भाई जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है, वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर यू मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम तो भागकर होगा। 90 डिग्री पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी का होगा ये, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। वजह क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो 0 होता है, कॉस 90 जो होता है। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि माइनस पीई कॉस 180 डिग्री है, कॉस 180 डिग्री -1 और माइनस इसका भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यू मैक्सिमम हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा, एसएचएम ये नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये सवाल दिया गया, इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट P1 है, फिर एक थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पर है, P2, P3 90 डिग्री पर रखा हुआ है डाइपोल, P4 150 डिग्री पर है, P5 180 डिग्री पर है। बोल रहा है अरेंज पोटेंशियल एनर्जी इन गिवन डाइपोल। आप फॉर्मूला लगाइए, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा लगाइए, और उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा कितना होगा। देखो इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। वजह क्योंकि यहां पर कॉस 0 1 होता है लेकिन माइनस भी आ रहा है। P5 पर कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि माइनस तो एक फॉर्मूले का माइनस है और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम होगी और यहां पर मिनिमम होगी, और यहां पर निकाल लेना आप एक बार जब सॉल्व करेंगे। P3 पर 0 होगी, और P जो 4 है उस पर देख लेना कितनी होगी, 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1/√3/2 होता है, मतलब हाँ कुछ ना कुछ होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस तरीके से तो आप अरेंज कर पाएंगे ना आप, कि U1 जो होगा वो मिनिमम होगा, U5 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसी तरीके से थीटा के हिसाब से बढ़ते जाओ। U2 जो होगा फिर उससे बड़ा होगा, U3 जो होगा वो उससे बड़ा होगा, U4 जो होगा वो उससे बड़ा होगा, और U5 मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक बार सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। वर्क डन टू रोटेट डाइपोल। अब देखिए, अब डाइपोल को रोटेट करवाना है, उसमें वर्क डन कितना लगेगा। पहला केस है बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा है तो वो वर्क कितना होगा, अगर किसी डाइपोल को घुमाया है तो कितना वर्क करना पड़ा होगा। भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू, ध्यान दीजिएगा साइन का, डेल्टा यू, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड करे, अगर वो अपने आप ही करने लगे, सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि माइनस तो बाहर रखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। अब माइनस अंदर गया तो ये प्लस कर देगा इसे, तो वर्क डन जो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है। सवाल देखिए, फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बोल दिया, अगर कुछ ना बोले तो एक्सटर्नल का वर्क डन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, और स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी बताया है 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री पर। डाइपोल को जो था वो यहां से घुमाकर यहां तक लिया है, वर्क डन बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अभी ऊपर पड़ा कितना होता है, माइनस डेल्टा यू होता है। तो इसमें देखो पहले सब कुछ निकाल लिया करो, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो, उससे आसानी होगी कि माइनस प्लस के झंझट से बच जाओगे। थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, माइनस पीई। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, पीई, माइनस डेल्टा यू लगा दो, माइनस तो फॉर्मूले का है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस
पीई माइनस माइनस पीई, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा -2 PE। अब बोल रहा है फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इसने किससे बोला था, यहां पर भी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से बोला था, लेकिन अब इसने क्या करा, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, ओ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको वो कर लेना, सही कर लेना। यहाँ पर है बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है ना, इसको एक बार देख लेना। तो अब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -PE। थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल पर 180 डिग्री पर कितनी होगी, PE होगी। तो एक्सटर्नल की वजह से कितना होता है, डेल्टा यू। डेल्टा यू ही तो होता है भाई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन जो होता है डेल्टा यू होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो PE फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस तो फॉर्मूले का है, और -PE, तो कितना आ गया, वर्क डन आ गया 2PE। इसको लिख ही लो भाई, बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, या भी एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया कि किस तरीके से इस प्रकार के सवालों को टैकल करना है। अब इस स्लाइड को देखो, यहां पर इसने बोला कि ये डाइपोल इधर की तरफ रखा हुआ था, थीटा एंगल बना रहा था, इसको हमने वर्क एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इसको एक्सटर्नल फोर्स की मदद से इसको यहां से घुमाकर यहां पर रख दिया, और ये अब जो है थीटा एंगल इधर से थीटा एंगल बना रहा है। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो बता दो। मुझे पता है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होता है, टू रोटेट डाइपोल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू होता है। इनिशियल का निकाल लो पहले, -PE कॉस थीटा हो जाएगा यू इनिशियल -PE कॉस थीटा। फाइनल कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम थीटा लेते हैं। अगर ये थीटा देखो, ये थीटा यहां से है, ये थीटा यहां से लेना पड़ेगा, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा लेंगे हम, जो थीटा फाइनल लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, -PE कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आ गई, PE कॉस थीटा। तो वर्क एक्सटर्नल का वर्क कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो माइनस वो PE कॉस थीटा माइनस माइनस तो फॉर्मूले का, और -PE कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कितना आ गया 2PE कॉस थीटा। फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू 270 डिग्री बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया 90 डिग्री से 270 डिग्री पर लेकर आना है, तो 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। 180 डिग्री रोटेट करोगे, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है 0, ऑब्वियस सी बात नहीं, कॉस 180 1 हो जाएगा। देखो फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू 270 डिग्री। पहले ये देखो कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों, -PE कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और 270 पर क्या हुआ होगा भाई, 270 पर ये 90 पर था, तो 270 पर भी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि 270 डिग्री पर कॉस 270 कितना होता है, कॉस 270 डिग्री भी होता है हमारा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसको दोबारा से समझ लो, मेरे ख्याल में मिक्सअप हो गया है। फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू 270 डिग्री। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ था, यहाँ से इसने 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, इसको घुमाकर यहाँ पर ले आए, और ये जो एंगल है वो कितना है, 270 डिग्री है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, और कॉस 270 भी जो होता है वो 0 होता है। तो वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी 0 थी। यहाँ पर डाइपोल की जो सारी बातें हैं, सारी चर्चाएं हैं, वो फिनिश हुई हैं। अब हम कल से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय।